हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो वीडियो है, यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 9 के फोरेंसिक बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी, जो आपका यूनिट है। तो मैं आपको बता दूं, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ऑलरेडी CUET PG 2024 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और अब हम जो है रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम 8 यूनिट के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 9th यूनिट है और 3 दिन और मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी। पूरी की पूरी जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बात जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल है, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। आपका बस एक छोटा सा मुझे फेवर चाहिए, वो ये कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। भाई अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने साथ वाला से, सबसे सब्सक्राइब करवाओ, बस इतना ही चाहिए आपके लिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़वा ही सकते हो, इतने ही काम करना है। बाकी बस पढ़ाई करो और कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करो, एग्जाम क्लियर करो, फिर मुझे बताओ कि आपका एग्जाम क्लियर हो गया और आपको अच्छा कॉलेज मिल गया है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में बेटा आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि फोरेंसिक की फील्ड में अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप पीछे रह जाओगे, आपको काफी चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं यहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस स्टार्ट करी है मैंने। आपको जो है फोरेंसिक साइंस की फील्ड से रिलेटेड कुछ भी जानना है वो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी। बस आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया है लिंक, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है। इज दैट क्लियर? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आगे बढ़ने से पहले आपको पता ही है कि आपको कमेंट सेक्शन में जो है दिल कमेंट करना है, ठीक है। तो आज सभी लोग पिंक कलर का हार्ट जो है वो कमेंट सेक्शन में करके जाएंगे। मैं यूजुअली कोशिश करती हूँ कि बच्चों के सारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई कर सकूं। तो भाई कमेंट सेक्शन को पिंक कलर के हार्ट से फटाफट से भर दो। इज दैट क्लियर? और रूल पता ही है सबको कि कैसे आपको यहाँ पे जो है पेपर बेसिकली इसमें अटेंड करने हैं क्वेश्चंस। लाइव चैट पर आप सभी को एक्टिव रहना है। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगी यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चन। लाइव चैट में मैं आपको रिप्लाईज भी करूंगी, मैं वहां पे एक्टिव रहूंगी। तो आपको बस 5 सेकंड के अंदर लाइव चैट में आंसर्स देने हैं। तो सभी रेडी है? फटाफट से थम्स अप भेजो, फटाफट से थम्स अप भेजो भाई। सब लोग रेडी हैं या फिर नहीं है? जल्दी। पता नहीं है क्या ये ड्रॉ हो गया। रेडी हो? स्टार्ट करें हम। ओके एवरीवन, सो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वेयर डज द मोस्ट डाइजेस्टिव प्रोसेसेस टेक्स प्लेस? सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव प्रोसेसेस कहाँ पर होती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक या ऑल ऑफ द अबव? देखो आंसर दो। मैं एक बात बताऊं, इस यूनिट में जो है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम है, सीरोलॉजी है, बायोलॉजी है, आपको डायटम्स के बारे में भी दिया गया है, पॉलन ग्रेन्स के बारे में भी दिया गया है। तो इन सभी टॉपिक्स से जिस भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे के सारे यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। हर टाइप के, इवन असर्शन रीजन भी है, हर तरीके का मैशअप है यहाँ पे कि आपको जो है इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे, मीडियम रेंज के भी मिलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। असर्शन रीजन भी आपको एंड में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो आगे आंसर कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका 90% डाइजेशन हो जाता है और बाकी जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक है ना, बाकी का 10% बस इसमें होता है, ठीक है। तो 90% स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका डाइजेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Question number second is, snake venom usually enters the body through an open wound and enters the blood stream through. देखो स्नेक वेनम जब सांप काटता है तो ब्लड स्ट्रीम्स में जो ब्लड है, जो जहर है, पॉइजन है, वो किसके थ्रू जा रहा है? या ओपन वुंड के थ्रू जाएगा, कहीं पे चोट लगी, कोई वुंड है वहां से जाएगा, या अगर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया है अब तो ब्लड स्ट्रीम से कहाँ किसके थ्रू पूरे में ट्रांसफर होगा? वीन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरीज या नन ऑफ द अबव? एक आंसर होगा इसमें से, फटाफट से इसका आंसर दो। वीन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, आर्टरीज या नन ऑफ द अबव? इजी है। स्नेक वेनम के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है जब हमने ये यूनिट पढ़ा था, ठीक है। इवन मैंने टॉक्सिकोलॉजी में भी पढ़ाया है इस यूनिट में, तो ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी में ये जो है ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। तो बताओ क्या होगा आंसर, ए, बी, सी या डी?
दे दिया आंसर सभी ने? चलो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर, लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फॉर्म्स क्लॉट व्हेन ब्लड वेसल्स गेट डैमेज। भाई जब हमें लगती है, चोट लगती है, तो क्लॉटिंग कौन करता है? प्लेटलेट्स, सेल्यूलोज, हीमोग्लोबिन या नन ऑफ द अबव? तो बताओ क्या होगा आंसर, ABCD। अब होता क्या है, जब हमें चोट लगती है तो हम देखते हैं कि हमारे चोट लगने के बाद में ब्राउन कलर की लेयर बन के आती है, फिर वो लेयर निकल जाती है, फिर धीरे 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 चोट जो है वो श्रिंक होती जाती है, श्रिंक होती जाती है और पूरा ठीक हो जाता है। अब ये ठीक कौन कर रहा है, ये पूछ रहे हैं वो, ब्लड क्लॉट कौन कर रहा है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है तो आंसर इज ए, प्लेटलेट्स। वेरी गुड, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, प्लेटलेट्स जो होती है वो आपके यहाँ पे क्लॉटिंग में हेल्प करती है। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, न्यूरॉन्स कम इन विच डिफरेंट टाइप्स। न्यूरॉन्स किस में आते हैं? सेंसरी, मोटर, स्केलेटल या ए एंड बी बोथ? न्यूरॉन्स क्या मैंने पढ़ाया है, हमारी पूरी बॉडी में जो है न्यूरॉन्स, इस तरीके से न्यूरॉन्स का जो सिस्टम है वो फैला हुआ है ना। ये जो सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, तो बताओ क्या है ये? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेंसरी और मोटर दोनों ही काम करते हैं, क्योंकि सिग्नल पहुंचाना, सिग्नल रिएक्ट करवाना, ये न्यूरॉन्स का ही काम है। समझ गए? ओके, फोर्थ के बाद में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस इज कंट्रोल्ड बाय। नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? लंग्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या बोथ बी एंड सी? नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम सांस ले रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है? लंग्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या बोथ बी एंड सी? दो भाई आंसर। अच्छा, जो लोग पहली बार आए हैं वो जरा अटेंडेंस लगाओ। आज जो पहली बार मेरा लेक्चर यहाँ पे देख रहे हैं, पहली बार ज्वाइन करे वो बताओ। देखो आप लोगों के पास में टाइम अभी अब जो है डेज निकल रहे हैं, आज 9 मार्च है और डेली डेली जो है आपके दिन बढ़ते जा रहे हैं तो टेंशन बढ़ रही होगी। बट मैं बताऊं कि अगर आपने मेरे प्रॉपर लेक्चर्स देखे हैं ना, हाँ, तो अगर आपने मेरे प्रॉपर लेक्चर्स देखे हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो चुकी है, तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना। बट हाँ, एक बात मैं बोलूंगी, रिवीजन जरूर करना। रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जितने भी यूनिट्स मैंने पढ़ाए हैं सबके रिवीजन करना है आपको, डेली बेसिस पे 1 यूनिट का रिवीजन करो, अभी आपका पूरा रिवीजन फिर से हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा आपका सब कुछ जितना भी पढ़ा है। और क्वेश्चंस लगाओ, डेली क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which body fluid is commonly used for DNA analysis and forensic investigation? कौन सा बॉडी फ्लूइड यूज होता है अगर आपको डीएनए एनालिसिस करना हो तो? ब्लड, सलाइवा, यूरिन या स्वेट, इनमें से कौन सा यूज होता है अगर आपको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करना है, डीएनए एनालिसिस करना है बेसिकली? तो ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्वेट में से आप क्या यूज करोगे? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फटाफट से दो, स्पीड में, जल्दी जल्दी दो आंसर। ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्वेट। डीएनए एनालिसिस करना है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हम किस में से करेंगे? क्या हम यूरिन में से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम स्वेट में से कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते हैं। यानी ब्लड और सलाइवा में से ही एक आंसर होना चाहिए। आ गया आंसर? आ गया? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, ब्लड से ही हम डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं। चलो आगे बढ़े हम। सही बताया ना मैंने? हाँ सही बताया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग अ प्रिजम्पटिव टेस्ट ऑन अ बॉडी फ्लूइड सैंपल्स? बॉडी फ्लूइड्स में जहां हम प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाते हैं तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू डिटरमाइन ब्लड ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल, टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड, to quantify the amount of body fluid present, to determine the DNA profile of individual। क्या करेंगे हम बताइए इनमें से? देखो एक चीज और मैं बताऊं कि कई बार ऐसा हो रहा है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो मैं यही बोलूंगी कि क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, है ना। अभी तो मैं बार बार रिपीट नहीं करा सकती, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देखना, आपको आ जाएगा अपने आप समझ। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं रहते हैं, ठीक है। आ गया आंसर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडी फ्लूइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन 8 क्या,
Which of the following technique is commonly used to visualize a latent fingerprint in body fluid stains? इनमें से कौन सा body fluid stains को visualize करने के लिए यूज करा जाता है? अगर latent fingerprints है, body fluid के stains है, खून से बना हुआ stain है या इस टाइप के कोई भी stain बने तो उसको आप कैसे देखोगे? ल्यूमिनॉल टेस्ट, माइक्रोस्कोपी, गैस क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? ए बी सी डी। देखो सीधी सी बात है, मान लो खून ब्लड के हाथ थे और किसी का दीवार पे ऐसे हाथ लगा और उससे स्टेन बना, तो तुम उसको कैसे विजुलाइज करोगे? बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। दे दिया आंसर? 5 सेकेंड हो जाते हैं या नहीं? 1 2 3 4 5। चलो, आंसर इज माइक्रोस्कोपी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। विच बॉडी फ्लूइड इज कॉमनली टेस्टेड फॉर अल्कोहल कंटेंट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? अल्कोहल कंटेंट के लिए आप कौन सा फ्लूइड लोगे? ब्लड, सलाइवा, यूरिन, स्वेट? इसको लेके तो मैंने बच्चों के बीच में अलग ही जंग देखी है, अलग ही जंग चलती है तुम लोगों की कि मैम आंसर ये होगा, मैम आंसर ये होगा। मैंने ये अपने कम्युनिटी पेज पे भी डाला था क्वेश्चन, अलग ही जंग चल रही थी तुम लोगों के बीच में। तो आज सुन लो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये भी जान लो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे दिया, फिर तुम्हारे जो है लाइव चैट में जंग चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सलाइवा। ब्लड से ज्यादा सलाइवा यूज होता है, ठीक है। पॉइजनिंग का केस हो, अल्कोहल पॉइजनिंग का केस हो या अल्कोहल टेस्ट करना हो, तो ड्रग्स का केस हो, उन सब में सलाइवा सबसे पहले यूज किया जाता है। उसके बाद में अगर सलाइवा अवेलेबल नहीं है तो ब्लड पे जाते, पर पहला नंबर प्रायोरिटी सबसे ज्यादा सलाइवा को दी जाती है। समझ गए? तो अब जितने भी लोग ब्लड बोल रहे हो वो यहाँ पे क्लैरिफाई कर लो आंसर को। Question number 10th. Which of the following is not a method used to identify the origin of body fluid stain? कौन सी मेथड नहीं है? नॉट लिखा है, नॉट, जिसमें आप ओरिजिन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स पता कर सको। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल टेस्ट, डीएनए एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओरिजिन पता करने के लिए हमने ओरिजिन देखा था, बॉडी फ्लूइड स्टेन्स में ब्लड भी आता, तो हम ब्लड में अगर ओरिजिन पता करना रहता है तो कौन कौन से टेस्ट लगाते थे? तो बेसिकली देखो, केमिकल टेस्ट का तो हम यूज करते हैं, अलग अलग तरीके के टेस्ट हम लगाते हैं, ठीक है। डीएनए एनालिसिस से भी हमें ओरिजिन पता चल जाता है। अब बचा आपका ऑप्शन डी और ए, तो डी और ए और डी में से एक आंसर होना चाहिए आपका। बताइए क्या होगा इसका आंसर? दे दिया? ओके, वेरी गुड। आंसर है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इससे आप ओरिजिन नहीं पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो ब्लड है, ये सीमेन है, सलाइवा है, पर ओरिजिन नहीं पता कर सकते हम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ हेयर कंटेन्स डीएनए एनालिसिस ऑफ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? डीएनए एनालिसिस करना है हमें, बाल मिला है, ठीक है, हेयर मिला है, हमें डीएनए एनालिसिस करना है, इस तरीके से है, तो हेयर का कौन सा पार्ट हम जो रहता है उससे आप पता लगाओगे? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला या फॉलिकल? क्यूटिकल, कॉर्टेक्स, मेडुला, फॉलिकल, किस पार्ट में आपको डीएनए मिलेगा, ये पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को, बट है बहुत इजी। बताओ क्या होगा? आ गया आंसर? दे दिया सभी ने अपना आंसर? ओके, सो वेरी गुड एवरीवन जिन्होंने फॉलिकल बोला है, क्योंकि फॉलिकल यहाँ प्रेजेंट रहता है, तो यूजुअली फॉलिकल में से हमें मिल जाता है न्यूक्लियर डीएनए, हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th। विच माइक्रोस्कोप इज कॉमनली यूज टू एग्जामिन द माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेयर एंड फॉलिकल? सॉरी, हेयर एंड फाइबर, फॉलिकल नहीं लिखा है। कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे आप अगर आपको माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं? सैम, पीएलएम, टैम या कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप? ए बी सी डी, इनमें से कौन सा यूज करेंगे? अभी जो मैं आंसर्स बता रही हूँ वही करेक्ट आंसर्स हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि हमने यहाँ पे तो वो पढ़ा था, वहां पे तो वो पढ़ा था। जो अभी मैं बता रही हूँ वो एकदम करेक्ट है, मैंने पूरा जो है सर्च करके आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर्स दे रही हूँ, ठीक है। बताइए, सैम, पीएलएम, टैम, माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप, कौन सा यूज होगा? देखो यूजुअली जो है हम सैम और टैम का यूज हेयर और फाइबर में नहीं करते, हम करते तो है लाइट माइक्रोस्कोप का।
अब लाइट माइक्रोस्कोप में भी आपके पास में दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से ही एक आंसर होगा ऑप्शन बी या डी में से, दो आंसर। ए और सी जो बोल रहे थे वो लोग तो भूल ही जाओ, वो तो है ही नहीं। बी और डी में से ही एक आंसर होगा, पोलराइजिंग लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी बोला है वो बिल्कुल गलत है, गलत जवाब। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13th, विच टाइप ऑफ फाइबर इज डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स। अरे भाई इस पे भी बहुत जंग चली है। एनिमल सोर्स में से कौन सा फाइबर मिलता है हमें, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन या सिल्क। तो देखो अलग अलग टाइप के फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, एनिमल फाइबर्स होते हैं, ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो एनिमल सोर्स की, एनिमल से कौन सा फाइबर हमें मिला, तो इतना तो बहुत ही इजी है कि सिल्क ही मिला होगा ना। ये सब तो सिंथेटिक फाइबर्स हो गए आपके, नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन। तो सिल्क आंसर होगा, सिल्क इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। देखो मैं एक बात बताऊँ, मैं कम्युनिटी जो हमारा पोस्ट है वहां पर भी क्वेश्चंस डालती रहती हूँ प्रैक्टिस के लिए, तो वहां से भी चेक करते रहना। क्वेश्चन नंबर 14th, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ हेयर एंड फाइबर दैट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन या मेलानिन। और जो हेयर और फाइबर को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी देता है वो क्या है। अच्छा एक हिंट दूं इसमें, ए बी सी डी में से एक है। हिंट मैं देती हूँ कि आप शैम्पू की एड देखी है कभी। शैम्पू में स्पेशली मैं नाम बोल देती हूँ, ट्रेसेमे की एड देखना। ट्रेसेमे की एड में वो बार बार एक वर्ड बोलते हैं, वही इसका आंसर है। बोलो अब तो पता, अब तो समझ में आ ही गया होगा। आ गया समझ में क्या आंसर होगा। Okay, very good, everyone. Very smart. Option number A is the right answer, keratin. Next, question number 15. Which type of fiber is commonly used in textile industry and is known for its high strength and durability? Okay, इस पर तुम लोगों की अलग ही जंग छिड़ी थी, है ना। ये वाला भी जो है, ये भी मैंने अपने कम्युनिटी पेज पे डाला था, तो वहां पे तुम लोगों के बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन आए थे। किस टाइप का फाइबर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है और स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए माना जाता है। कॉटन, वुल, एक्रेलिक या केवलर। ए बी सी डी में से एक आंसर होगा, कॉटन, वुल, एक्रेलिक या केवलर। तो देखो मैं एक बात बताऊं, कॉटन जो है मोस्ट कॉमनली यूज तो होता है, बट जो है ये हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए नहीं है। तो कॉटन आंसर नहीं होगा, ये क्लियर कर लो दिमाग में, कॉटन आंसर नहीं होगा। अब वुल, वुल भी हाई ड्यूरेबिलिटी और हाई स्ट्रेंथ के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा कि नेचुरल फाइबर या एनिमल फाइबर ही पूछा गया हो। ठीक है, इसलिए हमारे पास में कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो ही सबसे ज्यादा अपनी ड्यूरेबिलिटी के लिए, हाई स्ट्रेंथ के लिए माने गए हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, एक्रेलिक। ठीक है, समझ गए, ये सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर में और भी आते हैं, पॉलिएस्टर आता है, नाइलॉन आता है, ये सब सिंथेटिक फाइबर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। समझ गए। नेक्स्ट 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वुड एनाटॉमी अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज। वुड एनाटॉमी का एग्जामिनेशन हम करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जाइलोटोमी, एर्बोलॉजी या एक्सरे डायफ्रैक्शन। ए बी सी डी में से एक आंसर होगा, दो इसका आंसर क्या होगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जाइलोटोमी, एब्रोलॉजी या फिर एक्सरे डायफ्रैक्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये मैंने पढ़ाया भी है आपको। आंसर इज वेरी गुड, बी, जाइलोटोमी। जाइलोटोमी हम जाइलम फ्लेम की स्टडी करते हैं, तो हम इसमें जो है वुड एनाटोमी में हम यही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17th, which part of a tree is most commonly analyzed for forensic wood identification। किस पार्ट का यूज हम forensic wood identification के लिए करते हैं, लीव्स, रूट, बार्क, वुड। फॉरेंसिक वुड आइडेंटिफिकेशन में किस पार्ट का, ट्री के किस पार्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है, लीव्स, रूट, बार्क या वुड ट्रंक। ये सोच के आंसर देना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17th, दीजिए आंसर, ए बी सी या डी। कमेंट में करना है आपको जो है गुलाबी दिल, कमेंट करा करो यार, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सब लोग वीडियो लाइक करके जाएंगे, कमेंट्स में पिंक कलर का हार्ट कमेंट करके जाएंगे। अटेंडेंस मिलनी चाहिए ना मुझे बच्चों की।
प्रेजेंट तो तुम लोग जब तक कमेंट ही नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन प्रेजेंट है कौन कौन नहीं है। ओके एवरीवन, दे दिया आंसर सभी ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वुड ट्रंक। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। द ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री कैन बी यूज्ड फॉर, ग्रोथ रिंग्स का यूज हम किस लिए करते हैं? कार्बन डेटिंग, डिटरमाइनिंग द ट्रीज एज, आइडेंटिफाइंग द ट्री स्पीशीज, या बोथ बी एंड सी। ग्रोथ रिंग्स, ये तो ग्रोथ रिंग्स का यूज किस लिए करते हैं? बहुत इजी है। ग्रोथ रिंग्स कौन सी होती हैं? ये ट्री जैसे काटा हुआ है और यहाँ पे जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ये ऐसा, ये रिंग्स बनती हैं, इनका यूज हम किस लिए करते हैं? आया याद? ही मैंने पढ़ाया है ना, रिंग्स काउंट करते हैं हम, कितने रिंग्स हैं, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है? एज। वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हम एज पता करते हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 19 पर आओ। 19th क्वेश्चन इज व्हाट इज पैलिनोलॉजी? हाँ कितना सिंपल है, पी फॉर पैलिनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स, स्टडी ऑफ हेयर एंड फाइबर, स्टडी ऑफ ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड। तो ब्लड एंड बॉडीली फ्लूइड को तो हम सीरोलॉजी बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। हेयर एंड फाइबर की स्टडी हमें यहाँ पे पैलिनोलॉजी तो नहीं कहलाती है। फिंगरप्रिंट्स की स्टडी को हम डैक्टिलोस्कोपी बोलते हैं। तो क्या बचा? ऑप्शन नंबर बी, स्टडी ऑफ पॉलिन्स एंड स्पोर्स। आगे बढ़ेंगे हम 20। इन RFLP व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरेज, क्या होगा? To elongate DNA, to cut DNA at specific site, to amplify DNA fragment, to transcribe RNA. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मॉलिक्यूलर सिजर्स है, ये हमें पता है। तो सिजर का काम क्या होता है? काटने का। जैसे आपका कटा है ऐसे इसका भी कटेगा, किसका? डीएनए का। ठीक है, तो बेसिकली टू कट डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स। ठीक है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है सबका। अगर कोई तुमको ऐसी मिल जाए जो तुम्हारा काट गई हो तो उसको तुम बोला कि तुम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हो। ठीक है, पढ़ाई से हर चीज को लिंक करो। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है? मॉलिक्यूलर सिजर्स है जो सबका काटता है, तो ये डीएनए का काटता है। ठीक है, समझ गए? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए? ओ बहुत सिंपल, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है डीएनए के? अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, राइबोसोम या एंजाइम। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछे हैं, तो क्या होगा आंसर? ए बी सी डी। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बताने हैं आपको डीएनए के। डीएनए में क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पूछे हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। दो आंसर, ये मैं इसलिए बताती जाती हूँ तुम लोग जब तक आंसर दे पाओ, टाइम दे रही हूँ मैं आपको। यही स्ट्रक्चर होता है ना, सही बना रहे? 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, और यहाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आ जाए तो क्या करेगा? कट कर देगा। तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 बचेगा। इसमें फिर हम डीएनए पॉलीमरेज डाल दें तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डबल स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, ऐसे करके डुप्लीकेट हो जाएगा। कितना बढ़िया डायग्राम बना है ना, वेरी गुड। आंसर आ गया तब तक। न्यूक्लियोटाइड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। Which enzyme is used in PCR for synthesize complementary DNA strand? कौन सा हम एंजाइम यूज करते हैं अगर हमें डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करना? अब भी मैंने बताया, आरएनए पॉलीमरेज, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज या हेलिकेज। अब भी मैंने इसके पहले अब भी समझाया आंसर। क्या बोला था मैंने? कौन सा एंजाइम जो है आपका डीएनए स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस, यानी ये एक सिंगल स्ट्रैंड है और इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री सिंथेसिस करना है, तो कौन करेगा? अभी मैंने बताया था, कौन करेगा? वेरी गुड, सी, डीएनए पॉलीमरेज। गुड, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट आर द 3 मेन स्टेप्स ऑफ पीसीआर साइकिल? 3 स्टेप, ये तो मैंने जब पढ़ाया था तुम लोग को रटवा दिया था, रटवाया था कि नहीं, याद कराया था कि नहीं, 100 बार बोला होगा मैंने। डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, सिंथेसिस, डिग्रेडेशन, लाइगेशन, एम्प्लीफिकेशन, सेपरेशन या डिटेक्शन।
बहुत इजी आंसर है, गड़बड़ मत करना। अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं कर सकते यार, इतना सिंपल आंसर है इसका, बहुत सिंपल। ओके, आ गया ए बी सी या डी, जल्दी आंसर दो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाने जाना है। जल्दी से आंसर दे दो। हमारे जो है, मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे बोनस क्वेश्चन ऐड करा है। आज 25 नहीं, आज मैं आपको 26 क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाली हूँ, और वो भी असर्शन रीजन का मुझे क्वेश्चन कराना था, इसलिए मैंने आज जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। चलो आगे आंसर, वेरी सिंपल, डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन, डीनेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन, ये मैंने आपको याद करा दिया था। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज पीसीआर कॉमनली यूज्ड इन फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस। फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस में पीसीआर का क्या काम है? टू कट डीएनए इनटू फ्रेगमेंट्स फॉर एनालिसिस, टू क्रिएट अ डीएनए प्रोफाइल फॉर आइडेंटिफिकेशन, टू एम्पलीफाई डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग, टू डिटरमाइन प्रोटीन स्ट्रक्चर इन डीएनए। बताओ पीसीआर का क्या काम होता है? पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। काम क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का? हम क्या करते हैं, इसमें कॉपीज बनाते हैं, फोटोकॉपी मशीन। पीसीआर एक फोटोकॉपी मशीन है कि हमने छोटी सी कॉपी डाली और इसकी 1 2 3 4 मल्टीपल कॉपी सेम टू सेम बन के बाहर आ गई। तो हमने क्या करा, हमने एम्पलीफाई करा, तो आंसर दे दिया। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू एम्पलीफाई डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। वेरी गुड। 25th क्वेश्चन, और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। अब असर्शन रीजन, असर्शन इज phenolphthalein solution is used to show possible presence of blood, ठीक है, और रीजन बोल रहा है as there is no specific peroxidase reaction with hemoglobin producing purple color। अब बताओ भाई, फिनोफ्थलीन टेस्ट के बारे में आपने पढ़ा है, फिनोफ्थलीन टेस्ट किस लिए होता है? प्रिजम्पटिव टेस्ट होता है। आंसर तुम लोग दो पढ़ के, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, reason is correct but assertion is wrong, assertion and reason are incorrect, r is incorrect but a is correct। फिनोफ्थलीन एक प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ठीक है। प्रिजम्पटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्लड को आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्लड है या नहीं है, बस उतना ही। तो एक स्पेसिफिक कलर आता है, कौन सा कलर आता है? जिस कलर का हार्ट आज मैंने आपको कमेंट करने बोला है, वो कलर आता है कि नहीं? तो यहाँ पे तो पर्पल लिखा है, तो ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हुआ तो आंसर करेक्ट क्या होगा? फर्स्ट करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है या नहीं, ये डिसाइड तुम लोग करोगे। रीजन तो रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट है या नहीं? असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट। अरे यार ये उल्टा लिख गया यार, हाँ यही तो सही है, यही तो डी ऑप्शन ही तो होगा, आर इज इनकरेक्ट बट ए इज करेक्ट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Assertion, albumin and globulins are main protein found in blood and found more precisely in plasma. Reason is WBCs are responsible for carrying proteins such as albumin and globulins in blood. बताओ दो आंसर। एल्बुलिन एंड ग्लोबुलिन्स मेन प्रोटीन है जो ब्लड में मिलते हैं, ऐसा बोला गया है, ठीक है। WBC जो है वो प्रोटीन्स को कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को ब्लड में लेके जाते हैं। क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, दो आंसर। A is correct, R is wrong. A and R are wrong. A is wrong but R is correct. Both A and R are correct. चलो मैं इसको तुम लोगों को होमवर्क में दूंगी, कमेंट में बताओ, ठीक है। मैं कमेंट में ही आपको जवाब दूंगी, सही है या गलत है आपका आंसर। कमेंट सेक्शन में सबको इसका आंसर देना है, और इसका आंसर जो है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि ये बोनस क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा आप मेहनत करो और फिर आंसर दो, और मुझे एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना कि क्यों, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देना, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे कल शाम को फिर से 6 बजे यूनिट नंबर 10 के साथ में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में पिंक कलर का हार्ट कमेंट करके सबको जाना है, और इसका आंसर भी देना है, आंसर के साथ कमेंट करना है। क्लियर हो गई बात? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।